भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों पर बात करने से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी अतीत की जो पृष्ठभूमि है उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। भारत का जो अतीत रहा है वो आर्थिक रूप से धनाढ्य रहा है और भारत के उत्पाद विश्वविख्यात थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यहाँ के उत्पादों की व्यापक मांग थी और व्यापार संतुलन सदैव पक्ष में रहता था। हस्तशिल्प रोजगारोन्मुख और धनोपार्जन का ही साधन नहीं, अपितु दुनिया में कला और सांस्कृतिक वैभव की साक्षात अभिव्यक्ति था। लोहे की गलाई और ढुलाई में भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका था। भारत की अतीत की ऐसे समृद्धि पर विश्व के अनेक देशों की लालच भरी दृष्टि पड़ी और अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी की हैसियत से आए थे और कूटनीति से भारत को गुलामी के शिकंजे में जकड़ लिया। यहीं से भारत के औद्योगिक पतन और आर्थिक शोषण की शुरुआत हुई और 18वीं शताब्दी के अंत में परंपरागत उद्योगों का एक एक करके खात्मा होने लगा और उद्योगों के उजड़ने की प्रक्रिया सूती वस्त्र से प्रारंभ होकर अन्य उद्योगों तक व्यापक हो गई और भारत एक जो अतीत में औद्योगिक दृष्टि से बेहद समृद्ध देश था, कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के औद्योगिकरण में विशेष रुचि नहीं ली और विदेशियों ने भारत की प्राकृतिक संपदा का मनमाफिक दोहन किया। विद्वेषपूर्ण नीति से ब्रिटेन में औद्योगिकरण को तीव्र गति मिली, किंतु भारत का जो औद्योगिक आधार था वो टूट गया। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय थी। औद्योगिकरण के नाम पर कुछ एक लघु इकाइयाँ थी। प्रति व्यक्ति आय के कम होने तथा घरेलू बाजार के विकसित नहीं होने से पूंजी की तीव्रता कम थी। उपभोग वस्तु उद्योगों और पूंजी उद्योगों में भारी असंतुलन था। सन 47 में असंख्य बलिदानों की कीमत पर भारत को स्वतंत्रता मिली और राजनीतिक बागडोर भारतीयों के हाथों में थी। गुलामी के दिनों में जर्जर और ध्वंस हो चुकी अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के वास्ते नियोजित विकास का मार्ग आत्मसात किया गया। भारत ने आर्थिक विकास को गति देने के लिए 1 अप्रैल 1951 से आर्थिक नियोजन की शुरुआत की और आज तक हम देखें तो भारत के आर्थिक नियोजन के 7 दशक पूरे हो चुके हैं और इन 7 दशकों में 12 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं तथा एक वर्ष की 6 वार्षिक योजनाएं संपन्न हो चुकी और वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है। अब इन 70 साल के आर्थिक नियोजन के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो उपलब्धियां अर्जित की गई, तो उन उपलब्धियों पर चर्चा से पहले 7 दशकों में जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं और एक वर्ष की जो
योजनाएं संपन्न हुई उनकी समयावधि के बारे में मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना है, उल्लेखनीय है कि योजनाबद्ध विकास की शुरुआत और आर्थिक नियोजन की जो शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1951 से हुई। और आज 2020-21 तक हम देखें तो थोड़ी चर्चा समयावधियों को लेकर करना मैं चाहूँगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है 1956 से 61, अर्थात 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है वो 1961 से 1966, अर्थात 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी स्थिति में नहीं थी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया जा सके। तो युद्ध से प्रभावित हो जाने के कारण भारत ने अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए एक वर्षीय योजना, जिसको प्लान गैप कहते हैं, तो 3 वर्षों तक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई 66 से 69, अर्थात 1966-67, 67-68 और 68-69, ये 3 वर्ष की योजनाएं थी। 3 वर्ष की योजनाओं के बाद फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, और जिसकी समयावधि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक। इसके बाद पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक, अर्थात 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक। और इसके बाद राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ इस पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। तो जो 1979-80 का जो वित्त वर्ष था उसको वार्षिक योजना के रूप में स्वीकार किया गया, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के लिए बनी, अर्थात इसकी जो समयावधि है वो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक। इसके पश्चात सातवीं पंचवर्षीय योजना, उसकी समयावधि 1985 से 90, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक ये सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि थी। इसके बाद बार बार केंद्र में सरकारों के बदलने से और खाड़ी युद्ध जनित आर्थिक संकट की स्थिति के कारण जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो नियत समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी, और 1990-91 और 91-92 एक वर्ष की 2 वार्षिक योजनाएं संपन्न हुई। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि थी 1992 से 1997, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, और 1991-92 और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है इसकी पृष्ठभूमि या इसकी पहले वर्ष में भारत में आर्थिक संरचना में
क्रांतिकारी बदलाव हुआ, संरचनात्मक बदलाव हुआ और योजनाबद्ध विकास के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण की भी शुरुआत की गई 1991-92 से, और औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ और रुपये की परिवर्तनीयता के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का एक तरह से शंखनाद हुआ। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना एक तरह से उदारीकरण की आधारशिला हम कह सकते हैं कि आर्थिक उदारीकरण हमारे देश में जब शुरुआत हुई तो उसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उस पर आर्थिक उदारीकरण की छाप स्पष्ट रूप से नज़र आई। इसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि है 1997 से 2002, अर्थात 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2002 से 2007, अर्थात 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2007 से 2013, तो 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। इसके बाद में 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समयावधि वो 2012 से 2017, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। वर्तमान में भारत में 13वीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वयन में है और इसकी जो समयावधि है वो 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022, और वर्तमान में 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसके 2017-18, 18-19, 19-20 और वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना का चौथा वित्त वर्ष चल रहा है, और 5वां जो वित्त वर्ष है वो 21-22, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2022 तक ये 13वीं पंचवर्षीय योजना और वर्तमान में चल रही 13वीं पंचवर्षीय योजना का आखिरी वित्त वर्ष होगा। तो भारत के इन 7 दशक की समयावधि में 13 पंचवर्षीय योजना और 6 एक वर्ष की वार्षिक योजनाएं संपन्न हो चुकी, और भारत ने योजनाबद्ध विकास के इन 7 दशकों में अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति अर्जित की है। डॉक्टर VKRV राव ने कहा था कि आज हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। हमारे यहाँ आधुनिक एवं विविधतापूर्ण औद्योगिक संरचना सुस्थापित है, जो हमें विश्व की 10 सर्वाधिक उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों के रूप में ला खड़ा कर देती है। वैज्ञानिकों एवं तकनीकियों की संख्या की दृष्टि से भी हम विश्व के तीसरे अथवा चौथे स्थान पर आते हैं, और इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों के संबंध में ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर पनंदिकर ने नियोजित विकास की समीक्षा के संबंध में अपने एक लेख ए डेवलप्ड पुअर कंट्री में लिखा कि हमारे पास वह सब कुछ है जो एक विकसित देश के पास होना चाहिए। आज हम जेट इंजनों और टरबाइनों का निर्माण कर सकते हैं और कोयले को उर्वरक में बदल सकते हैं। हम विशाल बांधों और पुलों का निर्माण कर सकते हैं, थर्मल पावर स्टेशनों को बना सकते हैं,
भूमंडलीय कक्ष में उपग्रह स्थापित कर सकते हैं, टैंक और जहाज बना सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और हमारे डॉक्टर अमेरिका में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं। हमारे इंजीनियर जर्मनी में मशीनों का डिजाइन तैयार करते हैं। नियोजन की उपलब्धि के संबंध में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं प्रशासक डॉक्टर एल के झा ने लिखा था कि विश्व के औद्योगिक देशों की पंक्ति में अब भारत ने भी ऊंचा दर्जा हासिल कर लिया है। हमारे उद्योग हमारी ज़रूरतों की लगभग सभी उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन तो करते हैं, साथ ही विभिन्न पूंजी वस्तुओं, भारी मशीनरी, बिजली संयंत्र, विमान और महासागरों में काम आने वाले जहाज़ों का निर्माण भी करते हैं। आज देश के राज्यों में सूखे की स्थिति और मानसून समय पर न आने के बावजूद हमारे पास ज़रूरत से अधिक खाद्यान्न उपलब्ध है। तो 40 वर्ष के योजनाबद्ध विकास की समीक्षा करते हुए डॉक्टर भवतोष दत्त ने लिखा था, भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पक्ष प्रेक्षक को दो बातें दिखाई पड़ती है। पहला, योजना के पिछले 40 वर्षों में हमारी उपलब्धियां महान रही है, और दूसरा, इस अवधि में हमारी विफलताएं भी काफ़ी रही है। एक और जहां पिछले 40 वर्षों में जितनी सफलताएं कभी प्राप्त नहीं हुई थी, वहाँ दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि हम निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचने में विफल रहे हैं। भारत में प्रगति का अर्थ ऊंची कीमतों वाले विलासिता के पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि, बहुमंजिला अपार्टमेंट निर्माण, रक्षा व्यय में वृद्धि, मंत्रालय और विभागों की संख्या में वृद्धि नहीं, बल्कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ना, सस्ते कपड़े का उत्पादन बढ़ना, गरीबी में कम होना, भूख और प्यास से पीड़ित असंख्य लोगों को रोटी और पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। तो इस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन के काल में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां अर्जित की है।